Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. This is class 8th, subject is history, chapter number 9, the making of the national movement from 1870s to 1947. In the previous chapters, we have looked at the British conquest of territories and takeover of kingdoms, introduction of new laws and administrative institutions, changes in the lives of peasants and tribals, educational changes in the 19th century, debates regarding the condition of women, and challenges to the caste system. There was a very big issue. Indians were discontented. हिंदुस्तानी लोग जो थे वो नाखुश थे with the British rule. तो मुख्तलिफ तबके जो थे वो ऑलमोस्ट, चाहे वो अपर क्लास था या लोअर क्लास था, इलिटरेट थे और एजुकेटेड थे, तो अक्सर लोग इस ब्रिटिश रूल से नाखुश थे. ज़रूरत थी एक नेशनल सेंटिमेंट को इमर्ज करने का. तो इस लेसन में सबसे पहले हम देखेंगे यही इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. एक बड़ा सवाल, व्हाट इज दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर होम इज इट मेंट. बड़ा सवाल है. हिंदुस्तान है क्या और ये हिंदुस्तान किनका है? इसका जवाब जो था शायद नेशनलिज्म की ओर ले जाने के लिए वो काफ़ी था. दैट इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया. हिंदुस्तान महज सिर्फ एक टेरिटोरियल रीजन का नाम नहीं था. इट वॉज नेम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. ऑल द पीपल irrespective of class, color, caste, creed, language, gender, or religion. They all are Indians. So सभी लोग, सभी वर्गों के लोग, किसी भी क्लास का, किसी भी रंग का, किसी भी ज़ात का, किसी भी तबके का, किसी भी ज़ुबान का, किसी भी जेंडर का और किसी भी रिलीजन का, सभी लोग जो हिंदुस्तान में रहा करते थे, हिंदुस्तान उन सब का है. Its resources and systems were meant for all of them. हिंदुस्तान के सभी रिसोर्सेज, यहाँ के जंगलात, यहाँ के मिनरल्स, यहाँ के कोल्स, यहाँ का पानी, यहाँ की वेजिटेशन, एवरीथिंग, यहाँ के सभी सिस्टम्स, they were meant for all the people living in India. ये दो बातें, it led to aware people that the British were exercising control over the resources and the people. तो इस जवाब से लोगों में एक हैस पैदा हो गया कि जो ब्रिटिशर्स है वो हिंदुस्तान पे कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पावर के ज़रिए से हिंदुस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ के रिसोर्सेज को भी कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ के लोगों की जिंदगियों को भी कंट्रोल कर रहे हैं. Until this control will end, India can't be for Indians. जब तक ये कंट्रोल खत्म नहीं होता, इंडिया कांट बी फॉर इंडियंस. हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का नहीं हो सकता है. सो पॉलिटिकल एसोसिएशंस केम इनटू बीइंग. हमको पता है 1950 से ही पॉलिटिकल एसोसिएशन जन्म लेना शुरू कर दिया, लेकिन 1850 से 1870s एंड 1880s में there were these political associations जो 1870s और 1880s या उससे आगे जिन्होंने जन्म ले लिया, they were led by English educated professionals like lawyers. तो ये जो एसोसिएशंस थी, ये इनको लीड करने वाले लोग जो थे वो इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे. ऐसे हिंदुस्तानी लोग जो इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में वहाँ से तालीम हासिल कर चुके थे या ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़े लिखे हुए थे, स्पेशली लॉयर्स, तो उन्होंने ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस को
इनकी बाकायदा शुरुआत की। इनमें जब हम देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इसी तरह से इंडियन एसोसिएशन, मैड्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और बेशक फिर लास्ट पे इंडियन नेशनल कांग्रेस। पूनम सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो फिर लास्ट पे इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये कुछ ऐसी एसोसिएशंस थी जिन्होंने जन्म ले लिया 1870s 1880s के आसपास। तो इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस का मकसद क्या था? दे वर्कड विद द आइडिया दैट पीपल शुड बी सोवरियन। सोवरियन मीन्स दैट दे हैव द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ये बिल्कुल लोगों को क्या बनाना चाहते थे? सोवरियन बनाना चाहते थे, ताकि ये खुद काम कर सकें, खुद एक्ट कर सकें, गवर्न कर सकें अपने आप को, अपने मुल्क को। तो अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि पॉलिटिकल एसोसिएशन जन्म ले रही है, तो उन्होंने भी शायद कुछ स्मेल कर दिया, कुछ होने वाला है। इसीलिए 1878 में द आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड। आर्म्स एक्ट को 1878 में पास किया गया। दिस एक्ट डिसअलाउड इंडियंस टू कीप आर्म्स। इस कानून के मुताबिक हिंदुस्तानी लोग अब हथियार नहीं रख सकते थे। दूसरा पॉइंट, द वर्निकुलर प्रेस एक्ट, दिस वाज पास्ड इन 1878 टू। तो 78 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट को भी पास किया गया। तो इसका मकसद क्या था? टू साइलेंस द वॉइसेस, उन आवाजों को दबाना, दैट वेयर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तनकीद किया करती थी, उन आवाज़ों को दबाना। यानी ऐसी वॉइसेस जब जन्म ले रही थी, क्योंकि पॉलिटिकल एसोसिएशंस की मदद से अब लोग आ रहे थे सामने, तो इन आवाज़ों को दबाना और उन प्रेस वालों की प्रॉपर्टीज़ को, एसेट्स को कॉन्फिस्केट करना, अगर उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल अपनी अखबारों में छपाया तो। इसके लिए जो कानून बना, दैट वाज वर्निकुलर प्रेस एक्ट। और 1883 में क्या हुआ? एल्बर्ट बिल वाज पास्ड। ये एक ब्रिटिशर था। तो जब इन्होंने ये बिल पास कर दी, एल्बर्ट बिल, इन 1883, तो इस बिल का मकसद क्या था? टू प्रोवाइड इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन इंडिया। इंडिया में जो ब्रिटिश जजेस थे और इंडियन जजेस थे, उनमें इक्वालिटी पैदा करना, यानी बराबर बराबर उनको मानना, उनके इख्तियारात। यानी अब इंडियन जज ब्रिटिश लोगों को कोर्ट में दे कुड बी अगेंस्ट देम एज वेल, दे हैड द पावर्स एज पर एल्बर्ट बिल। बट जो वाइट जजेस थे, यानी जो अंग्रेज लोग थे, तो वो खामोश तो नहीं बैठते। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एजुटेशन शुरू कर दी। एजुटेशन बाय द वाइट्स, वेयर इज इट? वो चाहते थे कि इस लॉ को विड्रॉ किया जाए, तो इन्होंने एजुटेशन शुरू कर दी। तो काफ़ी वॉइसेस उस पर खड़ी कर दी कि इस बिल को विड्रॉ किया जाए, ने फोर्स कर दिया गवर्नमेंट को। फिर 1885 में, इन 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश सर्वेंट A.O. ह्यूम। तो एक ब्रिटिश सर्वेंट A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 72 डेलीगेट्स को शामिल कर दिया गया। इनमें मेन लीडर्स जो थे वो थे दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सुब्रमण्य अय्यर एट्सेट्रा। ये हस्तियाँ इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गई। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो आने वाला है, नेशन द मेकिंग, उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे।
थैंक यू.